इसी लोकतांत्रिक व्यवस्था के कई सारे महत्वपूर्ण आधार होते हैं। पहले आपको बताया था कि विधायिका होती है, लेजिस्लेटिव होती है, कार्यपालिका होती है, एग्जीक्यूटिव होती है और तीसरी न्यायपालिका होती है, जुडिशरी होती है। तो ये जो जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव जिसको कहा जाता है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये किसी भी देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है, डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है, इसका एक बहुत मजबूत आधार होता है। अब इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में अब तक जो हमने पढ़ा, आपको लेजिस्लेटिव के बारे में बताया, लेजिस्लेशन सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेशन, फिर एग्जीक्यूटिव के बारे में बताया कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, किस तरीके से कार्य करते हैं। और अब हम लोग बात करेंगे हमारी जो जुडिशियल सिस्टम है, हमारी जो न्याय व्यवस्था है। जुडिशरी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि शुरुआत से ही हमारी जो न्याय प्रणाली है वो हमारे देश के संविधान के लिए, हमारे देश के नागरिकों के लिए बड़ी आवश्यक रही है। सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे निचली अदालतें हो, देश के नागरिक हो, उनकी तरफ बड़ी उम्मीद से देखते हैं। कई बार होता है कि जो हमारी कार्यपालिका होती है, एग्जीक्यूटिव होती है, कार्य करती है, कोशिश करती है सही ढंग से कार्य करने की, सरकारें जानबूझ के गलती करते नहीं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो कार्य कर जाती है लेकिन वो जनता के हित में शायद नहीं हो पाता। या कई बार होता है कि जनता भी उसको जो उम्मीदें रहती हैं वो पूरी नहीं हो पाती। तो इस क्रम में हमारी जो न्यायपालिका है ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि एक लोकतांत्रिक सिस्टम में जिसमें देश के नागरिकों के साथ न्याय हो सके, जस्टिस हो सके, सबको बराबरी के उनके अधिकार मिल सके। मौलिक अधिकारों के मामलों में हम लोग देखते हैं कि जो नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं उनका अंतिम रक्षक हमारा सुप्रीम कोर्ट है, हमारी न्यायपालिका ही है। तो सभी चीज़ों के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए न्यायपालिका का होना आवश्यक है और न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए। जुडिशरी कैसी होनी चाहिए? स्वतंत्र होनी चाहिए। तो इसी स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना हमारे संविधान द्वारा की गई है। तो आज इसी न्यायपालिका के बारे में, जुडिशरी के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। जुडिशरी के बारे में शुरुआत करने से पहले, जो जुडिशरी की जो सबसे बड़ी विशेषता है भारत में, कि हमारे यहाँ जो जुडिशरी है, हमारी जो न्यायपालिका है, वो एकल न्याय प्रणाली है। एकल न्याय प्रणाली, सिंगल जुडिशियल सिस्टम। सिंगल जुडिशियल सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग जब लेजिस्लेशन देखते हैं, विधायिका देखते हैं, तो विधायिका में आपको बताया था कि सेंट्रल का अलग है, केंद्रीय विधायिका अलग होती है और स्टेट लेजिस्लेशन अलग होता है। बाकायदा लिस्ट बांटी गई है कि सेंट्रल किस लिस्ट पर कानून बनाएगा और स्टेट किस लिस्ट पर कानून बनाएगा। लेकिन जुडिशरी में ऐसा बंटवारा नहीं होता। एक ही मुकदमा होता है जो निचली अदालतों में होता है। वही केस में अगर न्याय नहीं मिला तो आप कहाँ जाते हैं? हाई कोर्ट। उसमें जस्टिस नहीं मिला तो आप कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट। तो एक ही कोर्ट है, नीचे से आप ऊपर तक जाते हैं। उसी तरीके से सेम कंडीशन होती है कि एक ही कानून होता है जो निचली अदालतों में चलता है, वही हाई कोर्ट में चलता है और वही सुप्रीम कोर्ट में चलता है, यानी एक के ऊपर एक। ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के लिए अलग कानून है, हाई कोर्ट के लिए अलग कानून, सुप्रीम कोर्ट के अलग मुकदमे है, लोअर कोर्ट के अलग मुकदमे है। सबके एक ही केस है, नीचे से ऊपर तक जाएगा। एक ही कानून है जो सब जगह लागू होगा। जबकि जुडिशरी लेजिस्लेशन में क्या है, विधायिका में केंद्र वाला अलग हम लोग देखते हैं, स्टेट वाला अलग देखते हैं। तो ये जो हमारे विधायिका का हम लोग जो कॉन्सेप्ट देखते हैं, विधायिका की जो हम संरचना जो न्यायपालिका की हम लोग संरचना देखते हैं, तो इसकी सबसे खास बात क्या है? तो सबसे खास बात आप कहेंगे कि भारत में एकीकृत न्याय प्रणाली की व्यवस्था है। इंडिया हैज़ अ सिस्टम ऑफ इंटीग्रेटेड जुडिशियल या जस्टिस सिस्टम। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड जस्टिस सिस्टम हमारे यहाँ है। अब इस इंटीग्रेटेड जस्टिस सिस्टम का जो शेप बना हुआ है, जो आकृति बनी हुई है, वो पिरामिड शेप है। पिरामिड शेप का मतलब क्या हुआ कि इस इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम में पिरामिड जैसे होता है कि नीचे का उसका बेस क्या होता है? चौड़ा होता है और ऊपर का हिस्सा पतला होता है। तो इस इंटीग्रेटेड सिस्टम में हम देखते हैं कि सबसे ऊपर हमारे लिए क्या है? सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट कितना है? केवल एक। इसके अंडर में हमारे क्या है? हाई कोर्ट्स हैं, उच्च न्यायालय हैं। उच्च न्यायालय जितने भी राज्य हैं, हर एक राज्य का अपना एक हाई कोर्ट होगा। अभी राज्यों के हाई कोर्ट्स के बारे में बातचीत करेंगे। फिर हर एक डिस्ट्रिक्ट का अपना क्या है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जिसको जिला न्यायालय बोलते हैं। हर एक जिले में 650 के आसपास जिले हैं, तो सभी जिलों के आसपास हर एक क्या होंगे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होंगे। तो सबसे ज़्यादा हमारे देश में क्या है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। हर एक राज्य का एक हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट, यानी ऊपर एक, फिर ज़्यादा और सबसे ज़्यादा। तो यही हमारी यानी विधायिक जो लेजिस्लेशन है, सॉरी बार बार लेजिस्लेशन दिमाग में चला आ रहा है, इतने दिनों से पढ़ रहे थे हम लोग। जुडिशरी हम लोग आज बात कर रहे हैं। तो जो जुडिशरी का जो शेप हमारे यहाँ है, ये कैसा शेप है? जो एक पिरामिड शेप का बनता है,
जिसका बेस चौड़ा है और ऊपर हेड क्या है, बिल्कुल सकरा है। अब इसमें क्या होता है कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, जिला न्यायालय होते हैं, तो इन जिला न्यायालयों को कंट्रोल कौन करता है? हाई कोर्ट। कि जैसे यूपी के जितने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, हर एक जिले का एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, और यूपी के जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होंगे इनको कौन कंट्रोल करेगा? यूपी का हाई कोर्ट। और बिहार का जितना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसको बिहार का हाई कोर्ट कंट्रोल करेगा, सारे कंट्रोल करेंगे। और फिर जो हाई कोर्ट सारे होंगे उनको कौन कंट्रोल करेगा? सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल करेगा। समझ गया? यानी सब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कंट्रोल कर रहे हैं। तो ऊपर वाला अकेले बैठा है, सारे हाई कोर्ट को कंट्रोल कर रहा है, और हाई कोर्ट अपने अपने राज्यों को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कंट्रोल कर रहा है। तो इसीलिए कहा जाता है ये ऊपर से नीचे है, बिल्कुल एक दूसरे के कंट्रोल में ये शेप। जबकि लेजिस्लेशन हम लोग देखते हैं विधायिका, केंद्र वाला अलग है, राज्य वाला अलग है, बिल्कुल सीधा सीधा इसका बंटवारा किया गया। क्लियर हुआ इसमें? अब इसमें हमारे मूलतः सिलेबस में जो हम लोग पढ़ते हैं वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पढ़ते हैं, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया आपको देते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के कामकाज में, सिस्टम में थोड़ा सा अंतर होता है। थोड़ा सा अंतर क्या होता है कि इसका जो डिफरेंस हम लोग देखते हैं, अंतर देखते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, जिला न्यायालय होता है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है, यानी एक तरीके से आप कह लीजिए कि चीफ जस्टिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज, जिला एवं सत्र न्यायाधीश। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का समझ लिया कि चीफ जस्टिस होता है। अब होता क्या है कि इसमें दो चीजें क्या हैं? एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। अब होता क्या है कि जो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे तो एक जगह देखिए लिखा रहेगा कि दीवानी न्यायालय, और एक जगह लिखा रहेगा फौजदारी न्यायालय। दीवानी केस का मतलब होता है कि जैसे जो लेन देन का मामला हुआ, पैसे का मामला हुआ, गबन का मामला हुआ, प्रॉपर्टी हुआ, सक्सेशन उत्तराधिकार हुआ, शादी विवाह हुआ, तलाक हुआ, ये सब मामले क्या होते हैं? दीवानी के मामले होते हैं, लेन देन वाले। और दूसरा होता है क्रिमिनल। क्रिमिनल का मतलब मारपीट, हत्या, चोरी, डकैती, अपहरण, किडनैपिंग, रेप, ये सब कैसे होते हैं? क्रिमिनल केस होते हैं। तो जो सिविल मामले होते हैं, सिविल मामलों के जज जिलों में अलग होते हैं, और क्रिमिनल मामलों के जजेस क्या होते हैं? अलग होते हैं। तो जो दीवानी मामले होते हैं, जो आपको बताया कि लेन देन का, करों से जुड़ा हुआ मामला है, उत्तराधिकार से जुड़ा हुआ मामला है, जमीन जायदाद का मामला है, तो उसके जो जज होते हैं, जो उनको कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट जज, जिला न्यायाधीश होते हैं। और इस डिस्ट्रिक्ट जज के अंडर में होते हैं मुंसिफ मजिस्ट्रेट। जैसे आपने सुना होगा कि पीसीएसजे की परीक्षा होती है ना, जे वाली जो परीक्षा होती है, तो पीसीएसजे की परीक्षा में बच्चे जो लॉ करते हैं, लॉ करने के बाद फिर जे की तैयारी करते हैं, फिर जे की जब तैयारी करेंगे तो उसमें पास होंगे। तो जब वो पास होंगे तो ऐसा नहीं कि सीधे डिस्ट्रिक्ट जज बन जाएंगे, वो क्या बनेंगे? मुंसिफ मजिस्ट्रेट। और मुंसिफ मजिस्ट्रेट कौन से मामले देखेगा? सिविल मामले देखेगा, यानी वो दीवानी मामलों को देखते हैं, जो लेन देन है, जो टैक्स का मामला है, जमीन जायदाद का मुद्दा होता है, तो उसको दीवानी मजिस्ट्रेट कहते हैं। तो इसी मुंसिफ मजिस्ट्रेट के कई सारी लेयर होती है, स्टेट लेयर्स होते हैं। इन मुंसिफ मजिस्ट्रेट का जो हेड होता है उसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रिक्ट जज। यानी डिस्ट्रिक्ट जज कौन से मामले देखेगा? सिविल मामले देखेगा। ठीक। अब देखिए, जो क्रिमिनल मामले होते हैं, क्रिमिनल अफेयर्स, उनके लिए होते हैं सेशन जज। सेशन जज के अंडर में, यानी जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? सत्र न्यायाधीश। तो इस सत्र न्यायाधीश के अंडर में होते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, तो इसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट 1, 2, 3 ऐसे करके पूरी लेयर बनी होती है, और इन्हीं का जो मुखिया होता है, इन्हीं का जो हेड होता है, उसको चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहा जाता है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का मतलब कि मुख्य सत्र न्यायाधीश होता है। तो जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है वो कौन से मामले देखते हैं? वो क्रिमिनल मामले देखते हैं। और इन्हीं का जो हेड होता है उसको क्या बोलते हैं? सीजेएम बोला जाता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जैसे आपको बताया कि सिविल मामले में जो जो मुख्य न्यायाधीश होगा उसको क्या बोलेंगे? जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट जज बोलते हैं, जिला न्यायाधीश बोलते हैं। और जो इस मामले में होता है उसको क्या बोलते हैं? जो सेशन जज बोलते हैं उसको, वो जो सेशन जज के अंडर में क्रिमिनल जज होते हैं। जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट कौन से मामलों की सुनवाई करते हैं? वो क्रिमिनल मामलों की सुनवाई करते हैं। इन्हीं का जो मुखिया हो जाता है सीजीएम कहा जाता है। जो मुंसिफ मजिस्ट्रेट दीवानी मामलों की सुनवाई करते हैं उनके मुखिया को डिस्ट्रिक्ट जज बोलते हैं। ठीक। अब इन्हीं दोनों को मिला के
जिले का मुख्य न्यायाधीश बनता है। वो होता एक ही व्यक्ति होता है, व्यक्ति एक ही होता है। जब वो दीवानी मामले सुनेगा तो उसको क्या बोलेंगे, डिस्ट्रिक्ट जज बोलेंगे। जब वो आपराधिक मामले सुनेगा तो उसको क्या बोलेंगे, सेशन जज बोलेंगे। तो इसीलिए जिला न्यायाधीश के मुख्य न्यायाधीश डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनको क्या बोला जाता है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बोला जाता है। समझ गए, क्योंकि ये दोनों मामले सुनते हैं, दीवानी भी और आपराधिक भी। समझ गए, फिर से एक बार बताते हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जब ये दीवानी मामले सुनता है तो इसको क्या बोला जाता है, जिला न्यायाधीश। जब ये आपराधिक मामले सुनता है तो इसको सत्र न्यायाधीश। इसी के अंडर में सीजीएम होते हैं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जिसके अंडर में जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं जो आपराधिक मामले सुनते हैं, और इनके अंडर में म्युनिसिपल मजिस्ट्रेट होते हैं जो दीवानी मामले सुनते हैं। ठीक है, समझाने वाली बात यह है कि ये डिटेल से आपको इसलिए समझा रहे हैं कि ये जो बंटवारा होता है दीवानी और फौजदारी का, ये केवल जिला अदालतों में होता है। यानी ये जो डिवीजन किया जाता है ये केवल कहाँ पर होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इस तरीके का कोई डिवीजन नहीं होता। हाई कोर्ट में एक ही जज होगा जो दीवानी मामले सुनेगा, और वही जज क्या करेगा, फौजदारी मामले सुनेगा। सेम ही सुप्रीम कोर्ट में होता है। ऐसे ही वकील भी होते हैं, हाई कोर्ट में एक ही वकील होगा जो दीवानी मामलों की सुनवाई करेगा, जो फौजदारी मामलों की सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में भी एक ही होता है। जबकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप जाएंगे तो देखेंगे कि दीवानी मामलों के लिए अलग बोलते हैं ना, दीवानी के वकील है, फौजदारी के वकील है, और जज भी अलग अलग होते हैं। तो दीवानी फौजदारी का अंतर कहाँ पर होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है। बड़े स्तर पर इसका कोई अंतर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं होता। इसीलिए आपको विस्तार से समझाया। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर बताइए कि ये बस विस्तार से इसलिए बता दें, कई बार आपको कन्फ्यूजन हो जाती है। हम लोगों को अपनी परीक्षाओं के लिए जो पढ़ना है वो केवल हमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में विस्तार से चर्चा करनी है। तो हम लोग शुरुआत करेंगे, ऊपर से जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बातचीत करेंगे किसके, सुप्रीम कोर्ट की बातचीत करेंगे, उच्चतम न्यायालय की बातचीत करेंगे। अब उच्चतम न्यायालय के बारे में हमारे संविधान में जो व्यवस्था दी गई है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सिस्टम बताया गया है, तो इसमें बताया गया जो सुप्रीम कोर्ट है ये किस भाग में है, भाग 5 में दिया गया है। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक दिया गया है, तो इसके बारे में जो आर्टिकल दिया गया, आर्टिकल 124, 124 टू 147, 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय के बारे में प्रावधान दिया गया है। और ये किस भाग में दिया गया है, भाग 5 जो हमारा यूनियन वाला जो सिस्टम है, जो केंद्र वाली व्यवस्था है। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट है इसके बारे में जो हमारे संविधान का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 124 कहता है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना। अब उच्चतम न्यायालय की स्थापना जो हमारे यहाँ हुई ये बिल्कुल नए सिरे से नहीं है, पहले से हमारे यहाँ कोर्ट काम कर रहा है। 1935 का जो हम लोग भारत शासन अधिनियम देखते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम से सुप्रीम कोर्ट हालांकि कहा नहीं गया था, उसमें एक फेडरल कोर्ट की स्थापना की बात कही गई थी, संघीय न्यायालय। तो फेडरल कोर्ट एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरीके से काम करता था, लेकिन फेडरल कोर्ट उतना सोवरिन नहीं था, संप्रभु नहीं था। संप्रभु नहीं होने का मतलब है कि सोवरिनिटी का मतलब है कि सबसे ऊपर हम हैं, हमारे ऊपर कोई नहीं। फेडरल कोर्ट यहाँ पर तो सबसे बड़ा था, लेकिन उसके ऊपर भी अपील की जा सकती थी। उसके ऊपर कहाँ अपील होती थी, ब्रिटेन में अपील होती थी, किंग काउंसिल के पास, कि अगर आपको फेडरल कोर्ट में आपने केस किया हुआ है, न्याय नहीं मिला, तो आप सीधे कहाँ जाएंगे, ब्रिटेन में राजा के पास अपील करेंगे कि हमको न्याय देने दे रहे हैं, हमको यहाँ से न्याय दिया जाए। तो वो सोवरेन नहीं था। लेकिन हमारा जो सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ ये पूरी तरीके से सोवरेन है, संप्रभु है, यानी इसके ऊपर अब कोई नहीं। अब इसने जो फैसला दे दिया अंतिम है, अब इसके बाद आप कहीं नहीं जा सकते। ठीक है, तो स्वतंत्रता के बाद अलग से सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, और इसकी स्थापना कब हुई, 28 जनवरी 1950। 28 जनवरी 1950 को जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, कहाँ पर हुई, तो कहाँ पर इसका स्थापना किया गया, न्यू दिल्ली में किया गया, नई दिल्ली में। अब सुप्रीम कोर्ट हमारी नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में इसकी स्थापना की गई। क्या जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट की बैठक दिल्ली से बाहर जा सकती है, यानी क्या इसको दिल्ली से बाहर भी से इसकी बेंच लगाई जा सकती है या इसको शिफ्ट किया जा सकता है? तो आपसे पूछा जाए तो आप क्या जवाब देंगे? जी हाँ,
ज़रूरत अगर पड़ती है सुरक्षा कारणों से, अगर कुछ ऐसा मामला बनता है तो इसकी बेंच दिल्ली से बाहर लग सकती है। और 2 बार ऐसा हुआ भी, एक बार हैदराबाद के मामले में, एक बार जम्मू कश्मीर के मामले में, 2 बार इसकी बेंच सुप्रीम कोर्ट मतलब दिल्ली से बाहर लगाई जाए। जनरली नहीं होता, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो जा सकती है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट का स्लोगन क्या दिया गया है? यतो धर्मस्तु जय। यतो धर्मस्तु जय का मतलब, अब ये तो संस्कृत वाला कोई बता पाएगा, अब इतनी जानकारी हमें भी नहीं। ठीक, चलिए अब इसके बारे में कुछ और संवैधानिक प्रावधान हैं, उनके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। ठीक, अब इसके बारे में जो संवैधानिक प्रावधान है, सबसे पहला जो प्रावधान दिया गया है आर्टिकल 124। आर्टिकल 124 कहता है उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं गठन, एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो जो उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन दिया गया है, एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो ये किस आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 124 में। अब इस आर्टिकल 124 में जो व्यवस्था दी गई है कि ये बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो, स्थापना आपको बताया गया दिल्ली में हुआ। अब इस 124(1) में दिया गया है कि उच्चतम न्यायालय में जजों की संख्या, नंबर ऑफ जजेस सुप्रीम कोर्ट। तो जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी तो उस समय शुरुआत में इसमें नंबर ऑफ जो जजेस थे, न्यायाधीशों की जो संख्या थी, शुरुआत में पहले 6+1 थी, 7 थी, फिर 8+1 हुई, 9 हुई, फिर 12+1 हुई, 13 हुई, फिर 16+1 17 हुई, फिर 23+1 24 हुई, फिर 30 हो गई 2008 तक, और 2019 में क्या कर दिया गया? 33+1 यानी कितनी कर दी गई है? 34। यानी 33 जो होंगे वो क्या होंगे? जजेस होंगे। यानी 33 इसमें क्या होंगे? जजेस, यानी क्या होंगे? न्यायाधीश। और +1 कौन होगा? मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। टोटल कितने हो जाएंगे? 34। तो वर्तमान में नंबर ऑफ जजेस कितने हैं? 34, जिसमें 33 क्या है? न्यायाधीश, जजेस, +1 कौन है? चीफ जस्टिस है, मुख्य न्यायाधीश। टोटल कितने हो गए? 24। तो ये जो नंबर ऑफ जजेस है, न्यायाधीशों की संख्या है, ये किस आर्टिकल में दी गई है? आर्टिकल 124(1). इसके अलावा आर्टिकल 124(3) में इन जजेस की क्वालिफिकेशन दी हुई है, योग्यताएं। तो योग्यताओं में जो व्यवस्था दी गई है, तो न्यायाधीशों की जो योग्यता दी गई है, क्वालिफिकेशन दिया गया है, किस आर्टिकल में दिया गया है? 124(3). तो न्यायाधीशों की जो योग्यता है, तो हमारे जो संवैधानिक पद जो होते हैं, सामान्य रूप से हम लोग जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट देखते हैं तो उसके लिए होता है ना कि भारत के नागरिक हो, पागल, दिवालिया न हो, वगैरह वगैरह के अलावा, तो इनके लिए दिया गया है कि जो पहली बात तो अनुभव, पहली बात तो हम लोग जो देखेंगे जो कि एक्सपीरियंस है, कि हाई कोर्ट में कम से कम कितने साल जज के रूप में कार्य किया हो? 5 साल। या इसके बाद क्या हो जाएगा? और, यानी या हाई कोर्ट्स में, उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक किस रूप में कार्य किया हो? वकील के रूप में। ठीक, फिर या, यानी और, राष्ट्रपति की दृष्टि में पारंगत विधिवेत्ता, रिनाउंड ज्यूरिस्ट इन कंसर्न ऑफ प्रेसिडेंट। तो रिनाउंड ज्यूरिस्ट का मतलब होता है कि आप एक तरीके से कह लीजिए कि जो लीगल एक्सपर्ट होते हैं, जो विधि के जानकार होते हैं, वो होते हैं। अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर लिखा हुआ उच्च न्यायालयों में, हाई कोर्ट्स, यानी एक से अधिक में हो सकते हैं। मान लीजिए कि हाई कोर्ट के जज रहे, किसी हाई कोर्ट में 2 साल रहे, फिर उनका ट्रांसफर हो गया, फिर दूसरे हाई कोर्ट में 3 साल रहे, तो ये दोनों जुड़ सकता है। ऐसा नहीं कि कंटिन्यू एक हाई कोर्ट में, या जज या वकील रहे 10 साल तक, 5 साल तक एक में रहे, 5 साल दो में, तो कंटिन्यूटी में नहीं। एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम कितने साल तक? 10 साल तक वकील हो, या 5 साल तक जज हो, या राष्ट्रपति को लगता हो कि वो कोई पारंगत विधिवेत्ता हो, तो उनको हाई कोर्ट में, या सॉरी, उनको सुप्रीम कोर्ट में जज अपॉइंट किया जा सकता है, जज की नियुक्ति की जा सकती है। अब इनकी एज लिमिट देखी जाए, आयु सीमा अगर देखी जाए, तो इनकी आयु सीमा में कोई मिनिमम लिमिट नहीं है, यानी कोई न्यूनतम आयु सीमा नहीं रखी गई है। मैक्सिमम एज लिमिट कितनी रखी गई है? 65 वर्ष, 65 ईयर्स। इनका जो टेन्योर है, टेन्योर यानी कार्यकाल होता है, वो फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं है। जैसे बाकी कई सारे संवैधानिक पदों के लिए किसी का 5 साल होता है, किसी का 6 साल होता है, इनका फिक्स नहीं है। ये जब भी अपॉइंट होंगे कब तक रहेंगे? 65 तक रहेंगे। इसका मतलब कि देखिए, मिनिमम एज नहीं कुछ मेंशन किया गया है, मैक्सिमम है 65। इसका मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए कि अगर वो 62 साल की उम्र में जज बने तो कितने साल रहेंगे?
मैक्सिमम कितना है 65 साल, तो कितने साल रहेंगे 3 साल। अगर 50 साल की उम्र में सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए तो कितने साल रहेंगे, तो फिर रहेंगे ये 15 साल। यानी मिनिमम नहीं है, मैक्सिमम है, टेन्योर फिक्स नहीं है। तो जब भी ये अपॉइंट होंगे टिल 65 65 वर्ष की आयु तक ये जज रहेंगे सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, चलिए अब इनकी सैलरी की बात की जाए, वेतन की बात की जाए, तो जो चीफ जस्टिस होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश की जो सैलरी होती है 2,80,000, 2,80,000, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के मुख्य न्यायाधीश 2,80,000 वेतन पाते हैं। और बाकी जो सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस होते हैं उन जजेस की सैलरी कितनी होती है 2,50,000, 2,50,000, यानी चीफ जस्टिस 280 और बाकी जजेस 2,50,000। 2019 से पहले थोड़ा सा इन लोगों का कम था, हिसाब किताब कम इन लोग को मिलता था। पहले था कि जो चीफ जस्टिस थे ये 1.5 लाख पाते थे लोग, सब ऐसा ही कुछ था, याद नहीं आ रहा है। खैर चलिए, खैर अब आप बात करते हैं कि हम लोग इन जजों की नियुक्ति कौन करेगा, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। तो जजों की नियुक्ति यानी आयु सीमा हो गई, योग्यता हो गई, सैलरी हो गई। अब बात करेंगे किसकी, अपॉइंटमेंट की, नियुक्ति की। तो इन जजों की जो नियुक्ति होती है, तो इन जजों की नियुक्ति में दो चीजें हैं। पहली बात तो एक हमारे हैं चीफ जस्टिस साहब, यानी मुख्य न्यायाधीश, यानी जिसको आप कह सकते हैं सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और दूसरे होते हैं अदर जजेस। ठीक, तो अब देखिए पहले जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं सीजेआई होते हैं, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी किसके द्वारा होगी, बाई प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति द्वारा। यानी मुख्य न्यायाधीश किसको नियुक्त किया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। अब राष्ट्रपति जो मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करेगा तो राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करेगा, कौन उसको एडवाइस देगा कि आप फला व्यक्ति को चीफ जस्टिस अपॉइंट कर दीजिए। तो इसके लिए जनरली आपके दिमाग में आता है कि आर्टिकल 74 के मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति अपने सारे काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। पहले ऐसा होता था कि जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए, जजों की नियुक्ति के लिए सरकार जो होती थी यानी मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देती थी। लेकिन बाद में 1993 में एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स बनाम भारत सरकार का एक केस हुआ था, और उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने खुद फैसला दिया कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे जरूर, लेकिन प्रेसिडेंट केवल उसी व्यक्ति को अपॉइंट करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज हो, वरिष्ठतम न्यायाधीश। वो पहले से मेंशन हो जाता है, क्योंकि पहले एक दो बार ऐसा हुआ कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश ऐसे व्यक्ति को बनाया जो 2 जजों से जूनियर था। बस सरकार को लगा कि हमारे पक्ष का आदमी है, हमारे फेवर का आदमी है, हमारे फेवर में फैसला देगा, इसलिए सरकार ने उसको क्या बनवा दिया, राष्ट्रपति से कहा कि इस व्यक्ति को सलाह दे दीजिए, इसको मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाए। ठीक है, तो चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होता है, बाई प्रेसिडेंट। उसके आगे ब्रैकेट लगा के आप कह सकते हैं सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही बनाया जाएगा और किसी को नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, तो चीफ जस्टिस को अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट। किसके एडवाइस पर, केवल किसी का एडवाइस नहीं लेगा वो, जो भी इसलिए पहले से ही हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट फिक्स होता है कि ये सबसे सीनियर होंगे, यही जज बनेंगे, इसके बाद ये सीनियर है, ये वो पहले से फिक्स हो जाता है। ठीक, पहले से मामला फिक्स रहता है। और ये किस केस में आया था मामला, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनाम भारत सरकार, जो 1993 का केस था। इसके पहले होता था कि सरकार एडवाइस करती थी। ठीक, दूसरा है बाकी जजेस, अदर जजेस की जो अपॉइंटमेंट होती है, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी आप कह सकते हैं कि किसके द्वारा, बाई प्रेसिडेंट। किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। यानी अन्य न्यायाधीशों को भी कौन अपॉइंट करते हैं, राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। अब बाकी जजों को राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं, किसकी सलाह पर अपॉइंट करते हैं, तो इसको कहा जा सकता है ऑन द एडवाइस ऑफ कोलेजियम। कोलेजियम की सलाह पर, हिंदी में भी इसको कोलेजियम कहा जाता है, इंग्लिश में भी कोलेजियम कहा जाता है। ठीक, तो चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करेंगे, किसको करेंगे, ऑटोमेटिक जो सीनियर मोस्ट जज है। अदर जजेस का अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट करेंगे, किसको करेंगे, किसकी सलाह पर करेंगे, कोलेजियम के एडवाइस पर करेंगे, कि कोलेजियम उसको एडवाइस देगा। अब ये कोलेजियम क्या चीज होता है,
जिसके एडवाइस राष्ट्रपति मानते हैं। तो कोलेजियम जो होता है, तो कोलेजियम 5 लोगों से मिलकर बनता है। आप कह सकते हैं कि कोलेजियम इज इक्वल टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश, प्लस उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश, 4 सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, 4 सीनियर मोस्ट जज ऑफ कहाँ का, सुप्रीम कोर्ट। यानी कॉलेजियम में कुल कितने मेंबर होते हैं, 5 मेंबर। तो एक कौन होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 5 बाकी जजेस होते हैं। तो इन्हीं से मिलके क्या बनता है, कॉलेजियम। अब ये जो कॉलेजियम सिस्टम हमारा है कि इस कॉलेजियम सिस्टम से हमारे यहाँ जजों की नियुक्ति होती है। अब मान लिया कि कॉलेजियम यानी 5 लोगों ने मिलकर राष्ट्रपति को एडवाइस दी कि फला व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में जज अपॉइंट कर दीजिए, राष्ट्रपति जज अपॉइंट कर देंगे। मान लिया कि कॉलेजियम ने सलाह दी और राष्ट्रपति ने जज अपॉइंट नहीं किया, तो क्या होगा। तो इसके बारे में हमारे संविधान में कोई व्याख्या नहीं की गई है। कॉलेजियम फिर से सलाह देगी, राष्ट्रपति फिर विचार करेगा। जनरली होता है कि एक बार अगर मान लीजिए कॉलेजियम ने सलाह दी, राष्ट्रपति स्वीकार कर लेते हैं। राष्ट्रपति को अगर किसी के नाम पर आपत्ति है, कोई फला व्यक्ति ठीक नहीं है, या राष्ट्रपति क्या सरकार को ही आपत्ति होती है, सरकारी, जैसे कोई जज है कि एक उत्तराखंड के हाई कोर्ट के जज थे, उन्होंने सरकार के खिलाफ कुछ फैसले दिए हुए थे, कॉलेजियम ने एडवाइस दिया राष्ट्रपति को कि इनको सुप्रीम कोर्ट में जज अपॉइंट किया जाए। सरकार ने अड़ंगा डाले कि नहीं, इनको नहीं जज अपॉइंट करेंगे। कई सारे कुछ मामले इधर उधर खोज खाज के निकाल ही देंगे। तो लेकिन कॉलेजियम फिर से भेज दी। जब दोबारा भेज देती है तब राष्ट्रपति मान लेते हैं, जनरली झगड़ा नहीं करते। लेकिन अगर अड़ गए कि नहीं ये करेंगे, तो कुछ किया नहीं जा सकता, कोई टाइम लिमिट नहीं है। पता चला कि 2 साल के लिए बेचारे कार्यकाल बना हुआ, 2 साल तक राष्ट्रपति जी विचार कर रहे हैं, विचार करते करते जज साहब रिटायर हो गए, 65 साल की उम्र पूरी हो गई, तब क्या करेंगे। तरीके होते हैं टालने के, लेकिन सरकारें जनरली टालती नहीं, लेकिन अड़ जाए तो टाल ही देंगे। ठीक है, वो क्या करेंगे, होल्ड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि विचार करते हैं, विचार करने की कोई समय सीमा तो है नहीं कि कॉलेजियम ने सलाह दी तो कितने दिन में राष्ट्रपति मानेंगे, ये कहीं नहीं कहा गया। एक बार भेजेंगे, 2 बार भेजेंगे, पता चला कि अटकाए पड़े, तब तक जिनका नाम भेजा तो खुद ही रिटायर हो गए, उम्र हो गई, खत्म हो जाएगी कहानी। ठीक है, लेकिन मान लिया जाता है। अब ये जो कॉलेजियम सिस्टम है, ये हमारी न्यायपालिका के लिए एक बड़ी समस्या बन गई है। कभी कभी बड़ी समस्या बन जाती है। जैसे अक्सर एक टर्म आपने सुना होगा, एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, नेपोटिज्म। तो जो नेपोटिज्म अर्थात भाई भतीजावाद जिसको कहा जाता है, वर्ड नेपोटिज्म वर्ड किस फील्ड में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ सबसे ज़्यादा चर्चा में रहता है। तो आपने सुना होगा कि बॉलीवुड में बड़ा नेपोटिज्म है कि हीरो हीरोइन के बच्चे जो होते हैं वो हीरो हीरोइन बन जाते हैं। ये आपकी गलत फहमी है। सबसे ज़्यादा नेपोटिज्म हमारे यहाँ चलता है तो वो जुडिशरी में है, न्यायपालिका में 100%। फिल्म इंडस्ट्री में क्या होता है कि कोई बड़ा हीरो है, सुपरस्टार है, उसका बेटा कोई सुपरस्टार बनना चाहता तो उसको बहुत करेगा कि 1-2 फिल्मों में लॉन्च करा देगा, यही नहीं करेगा। अगर टैलेंट है तो चलेगा, नहीं टैलेंट है तो फ्लॉप हो जाएगी। कितने हीरो हीरोइन आए, सबके बाल बच्चे सब थोड़े हीरो बन गए, केवल वही टिका जिसका एक अंदर क्या था, टैलेंट। जबकि न्यायपालिका में ऐसा नहीं। एक डॉक्टर का बेटा जरूरी नहीं कि डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर का बेटा जरूरी नहीं कि इंजीनियर बन जाए, एक हीरो का बेटा जरूरी नहीं कि हीरो बन जाए। लेकिन एक जज का बेटा बहुत आसानी से जज बन सकता है, वकील का बेटा बहुत आसानी से वकील बन सकता है। कैसे, सिंपल आपको उदाहरण देते हैं। जैसे मान लीजिए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में मान लीजिए कि 80 जज है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए 80 जज है। अब 80 जज हैं तो जज भाई एक साथ उठेंगे, बैठेंगे, पार्टी होगी, सब एक दूसरे को जान पहचान होगी, लोग जानेंगे। ठीक, अब सभी जजों की, भाई जजों की उम्र ठीक ठाक होगी, 50 साल, 55 साल, 60 साल। सभी जजों के जो बच्चे होंगे, बाल बच्चे होंगे, बेटा बेटी, भाई भतीजे, वो सब कानून की पढ़ाई पढ़ेंगे, लॉ पढ़ेंगे, और लॉ पढ़ के सब के सब प्रैक्टिस कहाँ शुरू करेंगे, इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू करेंगे। मान लिया कि हमारा बच्चा है तो हमारा बच्चा भी पढ़ा, हम भी जज हैं और वो भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करना शुरू किया, और बाकी हमारे साथी जितने जज हैं सबके बच्चे पढ़ रहे हैं। अब हमारे बच्चे का केस हमारी कोर्ट में तो आएगा नहीं, पिताजी की कोर्ट में, कोई दूसरे जज के कोर्ट में जाएगा। तो जिस जज के कोर्ट में जाएगा तो उसको पता होगा कि ये फलाना जज का बेटा है, तो वो उसी के पक्ष में फैसला देगा। क्यों? क्योंकि पता है कि उस जज का बेटा या बेटी किसी और के जज अदालत में खड़ा होगा। तो अगर हम दूसरे जज साहब के बेटे के फेवर में फैसला नहीं दिए तो दूसरे जज साहब हमारे बेटे के फेवर में फैसला नहीं देंगे। ठीक,
तो वो जो तीसरे में खड़ा होगा तो उसको भी पता होगा कि ये जज का बेटा है या बेटी है, तो उसके पक्ष में फैसला देंगे, क्योंकि उनका बेटा या बेटी किसी और की अदालत में खड़ा होगा। तो सब एक दूसरे के बच्चों को आगे बढ़ाएंगे। तो जब केस जीतेंगे तो वकील क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। समझ गए। अब नया कोई लड़का है, भले ही लॉ कॉलेज पढ़ा हुआ, बिल्कुल टॉपर है, नए सिरे से वकालत करे तो वकील अच्छा तो नहीं बन पाएगा। ठीक है। बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, 30-40 साल जिला अदालत में एकदम जैसे बोलते हैं ना, घिस दे अपने आप को, तो 30-40 साल घिसने के बाद वो ठीक ठाक कमा सकता है। लेकिन 30-40 साल, 40 साल कम से कम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बुढ़ापे में वकील कमाते हैं। लेकिन अगर आप बड़े वकील के बेटे हैं या जज के बेटे हैं तो तुरंत आप बड़े हो जाएंगे, क्योंकि फैसला, अब भाई एक अदालत में केस गया, एक कोई जज का बेटा खड़ा है वकील के रूप में, उसके बगल में कोई नया लड़का खड़ा है, और जज साहब नए वाले को तो भाव ही दे देंगे, उससे क्या मतलब। ठीक। तो जब वकील केस जीतेगा तो वही तो बड़ा वकील होगा। फिर सारे जजों के बेटे बड़े बड़े क्या बन जाएंगे, वकील बन जाएंगे। फिर नियुक्ति की बारी आएगी जजों की। तो समस्या है कि कॉलेजियम में जज ही जज की नियुक्ति करते हैं। तो आज हम किसी दूसरे जज साहब के बेटे को जज बनाएंगे, क्योंकि जब हमारा बेटा या बेटी बड़ा होगा तो उसको जज कौन बनाएगा, जिसको हमने बनाया था। समझ गए। तो हम भी जज के बेटे को बनाएंगे और जज का बेटा हमारे बेटे को बनाएगा। तो सब मिलजुल के आगे बढ़ाते। कहा जाता है कि भारत में लगभग 200 के आसपास फैमिलीज हैं जिनका पूरी न्यायपालिका पर कब्जा है, पूरी जुडिशरी पर कब्जा है। यही लोग पूरे न्यायपालिका को अपने कंट्रोल में रखते हैं, पूरे न्यायपालिका को अपने हाथ में लेके चलाते हैं। कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है इनको, पूरा अपने हाथ में लोग लेके चलते हैं। क्यों? क्योंकि सब एक दूसरे को अपॉइंट कर रहे हैं। आप इलाहाबाद जाएंगे, किसी एक जज का मकान देखेंगे ना, एक अगर न्यायाधीश है तो एक नाम लिखा ही नहीं होगा, न्यायाधीश न्यायाधीश न्यायाधीश, 3-4 मकानों पर जजेस के नाम लिखे होंगे। एक बड़ा वकील होगा तो उसका बेटा भी वकील होगा, भाई भी वकील होगा, भतीजे, 3-4 वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता, 5-6 नाम एक साथ मिल जाएंगे, 3-4 नाम तो मिलेंगे ही मिलेंगे। क्योंकि इसमें भयंकर फैमिली चलती है, नेपोटिज्म सबसे ज्यादा इसी में चलता है। केस जीतते हैं उन्हीं को जज बनाया जाता है। तो 200 परिवार हैं जो घूम फिर के जज बनते हैं, वकील बनते हैं बड़े बड़े। जैसे अभी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है, इनके पिताजी भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और सबसे लंबे समय तक रहे थे। तो उस समय के जो उनके कर्म थे बाकियों को बनाया होगा, तो उनके बच्चे को भी बना दिया किसी ने। आइए, सब ऐसे ही बनता है। राम जेठमलानी है तो उनके बेटे वकील हैं, तो अरुण जेटली वकील थे तो उनके बेटे वकील, सब बड़े बड़े वकील हैं। खैर, तो जब 2014 में केंद्र में सरकार बदली, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो उन्हें लगा कि ये सिस्टम ठीक नहीं। तो उन्होंने कहा कि एक कमीशन बनाया जाए, आयोग, जो न्यायाधीशों की नियुक्ति करे। तो इसी के लिए प्रावधान किया गया NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। अब ये NJAC के लिए सरकार ने 121वां संशोधन विधेयक 2014 में पास हुआ और फाइनली 99वां संशोधन एक्ट बना। तो ये जो NJAC का प्रावधान किया गया, ये किस संशोधन से किया गया, 99th संशोधन, 99th अमेंडमेंट लाया गया। और इसमें कहा गया कि न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति के लिए एक आयोग बनेगा, एक कमीशन बनेगा, जो क्या करेगा, जजों को अपॉइंट करेगा, जजों को नियुक्त करेगा। ठीक। तो उसको क्या नाम दिया गया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, राष्ट्रीय न्यायाधीश नियुक्ति आयोग। कौन सा अमेंडमेंट था, 99th। अब इस अमेंडमेंट में कहा गया कि NJAC जो होगा, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, इसमें कुल सदस्य कितने होंगे, 6 सदस्य होंगे। यानी साइड में कितने मेंबर होंगे, 6। अब इन 6 सदस्यों में कौन कौन होगा, एक तो भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक हो गए। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश हो गए। ठीक। तो कितने हो गए, 3 हो गए। फिर कानून मंत्री, लॉ मिनिस्टर, एक हो गए कानून मंत्री। कुल कितने हो गए, 4। और प्लस 2 प्रख्यात व्यक्तियों का मनोनयन होगा, नॉमिनेशन ऑफ 2 एमिनेंट पर्सनालिटीज, 2। तो कितने हो गए, मुख्य न्यायाधीश, 2 सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश, और एक कानून मंत्री, और 2 प्रख्यात हस्तियों को कहा जाएगा। अब ये जो 2 हस्तियां होंगी, इनको नियुक्त कौन करेगा, तो इनकी नियुक्ति के लिए एक कमेटी बनेगी, आयोग, एक समिति बनेगी। उस समिति में कौन कौन शामिल होंगे, तो उस समिति में वही होंगे कि लीडर अपोजिशन इन लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे, मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे,
और प्रधानमंत्री शामिल होंगे। तो उन तीनों पीएम यानी और लीडर अपोजिशन शामिल होंगे और मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। ये तो लोग मिलकर किनको नॉमिनेशन करेंगे? 2 लोगों को, ठीक। एक कानून मंत्री होगा, 3 और 2 सुप्रीम कोर्ट के जज और एक कौन है, कुल 6 लोग होंगे। और इनमें से कहा गया कि इन 6 में से कोई 2 सदस्य अगर किसी के नाम पर वो सवालिया निशान लगा दे कि इन 2 सदस्यों को नियुक्ति ठीक नहीं है, तो उनका अपॉइंटमेंट नहीं किया जाएगा। यानी 6 में से अगर कितने मना कर दें? 2। किसी के नाम पर अगर आपत्ति उठाते हैं तो उन 2 की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में नहीं की जाएगी, ठीक। अब ये कर तो दिया गया, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 137 का इस्तेमाल करते हुए जुडिशियल रिव्यू किया, न्यायिक पुनर्विलोकन किया और कहा कि ये जो एनजेएसी का प्रावधान है ये हमारी न्यायपालिका में सरकार के हस्तक्षेप को बढ़ाएगा, क्योंकि इसमें कौन शामिल हो रहा है? कानून मंत्री, और ये भी 2 लोग, इसमें भी सरकार के लोग ही शामिल हो जाएंगे। तो आयोग में किसके लोग ज्यादा हो जाएंगे? सरकार के लोग। और सरकार जब हस्तक्षेप करने लगेगी न्यायपालिका में, अपने साइड के लोगों का अपॉइंटमेंट करेगी, तो फिर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं रह जाएगी और लोकतंत्र के लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना आवश्यक है। तो इसलिए इस व्यवस्था को उन्होंने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। और अब एनजेएसी का प्रावधान क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया है। ये अब खत्म हो चुका है, यानी इसको सुप्रीम कोर्ट ने अब एनजेएसी को क्या किया? खत्म कर दिया। तो अभी जो जजों की नियुक्ति होती है वो किस सिस्टम से होती है? अभी भी कॉलेजियम सिस्टम चल रहा है। बस 1 साल के लिए एनजेएसी आया था, लेकिन 2014 में आया और 15 में कोर्ट ने इसको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया, ठीक। अब ये तो थी जजों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट। अब हम लोग बात करते हैं इनका हटाया जाना, रिमूवल। अब हटाए जाने की बात अगर करें तो इनके हटाने जाने की प्रक्रिया किस आर्टिकल में दी गई? तो हटाने की प्रक्रिया दी है आर्टिकल 124(4) 124(4) में कि न्यायाधीश को पहली बात तो हटाया कैसे जाएगा? तो हटाने के 2 कारण। तो हटाने के कारण आप कह सकते हैं, लिखिए रीजन फॉर रिमूवल ऑफ जजेस, न्यायाधीशों को हटाने के कारण। तो 2 कारण होते हैं। पहला कारण होता है प्रूव्ड मिसबिहेव, साबित कदाचार। साबित कदाचार का मतलब कि उन्होंने कोई गलत काम किया है और वो प्रूव हो चुका है, वो सिद्ध हो चुका है, तो उसको क्या बोलते हैं? साबित कदाचार, प्रूव्ड मिसबिहेव। और दूसरा होता है कार्य करने में असमर्थता, इनकैपेबिलिटी। लकवा मार गया, दिमाग सनक गया है, पागल हो गए हैं, शरीर हाथ पर नहीं काम कर रहा है, कार्य करने में सक्षम नहीं हुए, तो कार्य करने में क्या माना जाएगा? असमर्थता माना जाएगा। तो न्यायाधीशों को कितने कारणों से हटाया जा सकता है? 2 कारणों से। कौन कौन सा? पहला प्रूव्ड मिसबिहेव, साबित कदाचार, और कार्य करने में असमर्थता, ठीक। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? कि इसके लिए प्रोविजन है। कि प्रोविजन क्या किया गया है कि इसके लिए संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जाएगा, लोकसभा या राज्यसभा में किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जाएगा। जिस सदन में प्रस्ताव लाया जाएगा उस सदन के कम से कम कितने सदस्य चाहिए? 50 सदस्यों का इसमें समर्थन होना चाहिए। और सॉरी, लोकसभा में अगर आता है तो लोकसभा में कम से कम 100 सदस्य होने चाहिए, 100 सदस्यों का समर्थन। और राज्यसभा में आता है तो राज्यसभा में कम से कम कितने मेंबर होने चाहिए? 50। जैसे अभी इसके पहले जो जज थे, जस्टिस दीपक मिश्रा, उसके लिए राज्यसभा में प्रपोजल लाया गया था, उसके लिए कांग्रेस के 50 सदस्यों ने समर्थन दे दिया था। तो यानी जज को हटाने के लिए प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा किसी भी हाउस में आ सकता है। बस लोकसभा में आएगा तो कम से कम कितने मेंबर्स चाहिए? 100 सदस्य प्रस्ताव लाएंगे। और राज्यसभा में आएगा तो कम से कम कितने सदस्य प्रस्ताव लाएंगे? 50। तो जब प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो संसद के दोनों सदनों में इस पर बहस कराई जाएगी। बहस के दौरान अपने ऊपर लगे आरोपों पर जवाब देने के लिए जज खुद उपस्थित हो सकते हैं या अपनी तरफ से किसी वकील को भेज सकते हैं। जैसे एक बार हुआ था कि वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे पीडी दिनाकरण, उनके ऊपर इस तरीके से हटाने का प्रस्ताव लगा था। तो राज्यसभा में जब उस पर बहस हुई तो पीडी दिनाकरण खुद उपस्थित हुए थे, उन्होंने अपना फेवर किया था, अपना पक्ष रखा था। तो जज खुद उपस्थित हो सकते हैं अपना पक्ष रखने के लिए, और पक्ष रखने के बाद उस पर वोटिंग कराया जाता है। और दोनों सदनों के अलग अलग 2/3 2/3 मेजोरिटी से अगर पास होता है, 2/3 लोकसभा से और 2/3 कहाँ से? राज्यसभा से। 2/3 का मतलब लगभग कितना परसेंट हो गया? 66% से भी ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है।
इसलिए लोकसभा से पास हो भी जाता है, राज्यसभा से बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अभी तक किसी भी जज को इस प्रक्रिया से हटाया नहीं जा सका। प्रक्रियाएं शुरू की गई, जैसे पीडी दिनाकरण का मामला था तो राज्यसभा ने उसको पास कर दिया था, लेकिन इससे पहले कि मामला लोकसभा में जाता और लोकसभा में वोटिंग होती उससे पहले उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो एक दो जजों के खिलाफ प्रस्ताव आया है लेकिन पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि कोई भी जज खराब कारण उससे चर्चा में नहीं आना चाहता। लिखा जाएगा इतिहास में कि पहला जज जिसको पूरी प्रक्रिया के तहत हटाया गया, तो खुद ही रिजाइन कर दिया, समझ गए कि अब हटा ही देंगे तो इससे अच्छा रिजाइन कर दो। लेकिन मुश्किल है प्रक्रिया, क्योंकि अभी तक किसी की में पूरी नहीं हुई है। ठीक है, तो ये तो थी जजों की नियुक्ति और उनका हटाया जाना। अब इनकी हम लोग शक्तियां देखते हैं, पावर्स की इनकी क्या क्या शक्तियां। तो शक्तियों के बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू।